बड़ी सरल सी पंक्ति हमने बचपन से पढ़ी है, आवश्यकता आविष्कार की जननी है। और अब हम अपने आसपास इतनी सारी आवश्यकताओं के साथ साथ आविष्कारों को देख रहे हैं, चाहे हमारे डेली रूटीन की बात हो या फिर हमारी मेडिकल साइंसेस की बात हो। तो जब हेल्थ शो की बात है तो आज मेडिकली कितनी एडवांसमेंट हुई है, आविष्कार कितने जुड़े हैं, स्पेशली जब हम रोबोटिक्स की बात करते हैं या फिर हम फ्यूचरिस्टिक अप्रोच की बात करते हैं, सर्जरीज की बात करते हैं, तो ये कहां तक पहुंची है। आज कुछ इसी विषय में हम आपके साथ एक नया अध्याय जोड़ रहे हैं। नमस्कार, मैं निधि हूं आपके साथ और आज के इस कार्यक्रम में हमारे साथ हमारे एक्सपर्ट डॉक्टर जुड़े हैं, एडिशनल प्रोफेसर डॉक्टर हरजीत सिंह जी, जो कि डिपार्टमेंट ऑफ जीआई सर्जरी एचपीबी लिवर ट्रांसप्लांट। सब इतने सारे शब्द ऐसे हैं और जब हमने शुरुआत की आवश्यकता से, फिर हमने बात की रोबोटिक और फ्यूचरिस्टिक स्टडी से, और अब जब बात आती है, मैं अपने दर्शकों को बताना चाहूंगी कि आज हम पाचन तंत्र से रिलेटेड जो सर्जरीज हैं उसके रिगार्डिंग इस चैप्टर की शुरुआत कर रहे हैं। तो अगर वो भी आपसे कोई सवाल पूछना चाहते हैं तो वो जरूर, आपकी परमिशन है कि कोई भी सवाल पूछ सकते हैं। तो हमारा फोन नंबर है 0172269037, यानी कि 26,937, और आगे आप कोड लगाएंगे 0172, और ये नंबर आपको हमारी स्क्रीन पर भी आप देख सकते हैं। यस सर, सबसे पहले आपका वेलकम है आज के इस कार्यक्रम। थैंक यू, धन्यवाद। आपके इस जुड़ाव के साथ, इस कार्यक्रम के साथ हमारे दिमाग में, हमारे दर्शकों के दिमाग में बड़े सारे सवाल होंगे। तो सबसे पहला सवाल मेरा यही है कि रोबोटिक और फ्यूचरिस्टिक जब हम अप्रोच की बात करते हैं, मेडिसिन की बात करते हैं, सर्जरीज की बात करते हैं, तो उसकी कुछ सालों से हमें जरूरत आन पड़ी है, तो इसके पीछे के कारण क्या है? जैसे आपने पहले भी बताया कि आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है। तो वही है, जब हमारी पहले ओपन सर्जरीज करते थे, जब हम आउटकम कैसे निकले, तो उसमें से हमने एक आउटकम देखा कि एक लेवल पर जाकर हम यही आउटकम दे सकते हैं जी। उसके बाद हमने ओपन सर्जरी में क्या होता है कि बड़ा चीरा लगता है, उसकी अपनी प्रॉब्लम्स है, अपनी कॉम्प्लिकेशन है। तो ग्रेजुअली लैप्रोस्कोपी आई, जिसमें छोटे चीरों के साथ में सर्जरी की गई, तो उसके अपने एडवांटेजेस थे। तो फिर एक नई इन्वेंशन कहेंगे या एक बहुत बड़ी इन्वेंशन कहेंगे, जिसमें रोबोट आया। तो सर्जरीज को प्रिसाइज बनाने के लिए, सर्जरीज को लेस कॉम्प्लेक्स बनाने के लिए आई थिंक रोबोट का बहुत बड़ा हाथ है इस सफर की ओर। अब आगे बढ़े, मैं इसलिए थोड़ी सी इम्पेशेंट दिख रही हूँ क्योंकि हमारे साथ एक कॉलर कनेक्ट हो गए हैं, वो भी पंजाब में फाजिलका से है, जसपाल सिंह जी, और उनका इससे जुड़ा हुआ एक सवाल भी हमारे साथ है। जी जसपाल सिंह जी, आपका स्वागत है आज के कार्यक्रम में। नमस्कार। हाँ जी, नमस्कार मैम। जसपाल जी, आप अपना सवाल पूछ सकते हैं। हमारे साथ डॉक्टर हरजीत सिंह जी हैं। हाँ जी, सत श्री अकाल डॉक्टर साहब। सत श्री अकाल जी। सर हम ना, हमारी उम्र है 28 ईयर जी जी, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਹੀ ਮਤਲਬ ਕਬਜ਼ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜੀ ਜੀ ਜੀ। ਤੇ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਫਾਰਮੂਲੇ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਲਏ, ਕਰੀਮਾਂ ਫਿਨ, ਪੇਟ ਸਫਾ, ਈਸਬਗੋਲ ਜੀ ਜੀ। ਮਤਲਬ 13 ਫਰਕ ਪੈ ਜਾਂਦਾ, ਚਲੋ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਮਤਲਬ ਆਪਾਂ ਲੈਨੇ ਆ ਸਾਰੀਆਂ, ਜਿਵੇਂ ਬੰਸਾਰੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਰਨਾ, ਸੌਂਫ, ਆਂਵਲਾ ਤੇ ਤ੍ਰਿਫਲਾ, ਸਭ ਕੁਝ ਯੂਜ਼ ਕਰਕੇ ਵੇਖ ਲਿਆ, ਮਤਲਬ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਮਤਲਬ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਹੀ। ਮਤਲਬ ठीक है, इसका मैनू पक्का इलाज दसो, मतलब कारण की है, मैं मतलब की टेस्ट करवावां। क्यों ਆਪਾਂ ਕਹੀਏ ਕਿ ਆਪਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸਟੀਕ ਇਲਾਜ ਹੁਣ ਫੋਨ ਤੇ ਮਤਲਬ ਟੀਵੀ ਤੇ ਦੱਸ ਦਿਆ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਆਈ ਥਿੰਕ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਤੇ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ, ਜੋ ਵੀ ਸਪੈਸ਼ਲਿਸਟ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਗੈਸਟਰੋ ਦੇ ਸਪੈਸ਼ਲਿਸਟ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮਿਲਣਾ ਪਏਗਾ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇੰਨੀ ਸਿੰਪਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਆਪਾਂ ਦੁਕਾਨ ਤੋਂ ਦਵਾਈ ਲੈ ਲਈਏ ਔਰ ਉਹਦਾ ਨਾਲ ਉਹਦਾ ਇਲਾਜ ਹੋ ਜੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਹਾਂ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਦੇਖਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਸਭ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਫਾਈਨਲੀ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹਦਾ ਸਟੀਕ ਇਲਾਜ ਕੀ ਹੋਏਗਾ। ਤੇ ਮੇਰੀ ਸਲਾਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਓ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮਿਲੋ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਅੱਛੇ ਗੈਸਟਰੋ ਸਰਜਨ ਜਾਂ ਗੈਸਟਰੋਐਂਟਰੋਲੋਜਿਸਟ ਜਾਂ ਜਨਰਲ ਸਰਜਨ ਨੂੰ ਮਿਲੋ, ਤਾਂ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਹਾਂਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਡੀਸਨ ਲੈ ਕੇ ਤਾਂ 13 ਫਰਕ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਜਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਆਪਾਂ ਲੈਨੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲकुल ਜੀ। तो उदू बाद फिर हो जाता, फिर तो मेडिसिन तो मतलब सारी उम्र तो ले भी नहीं सकता। हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। जसपाल जी, आपको आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा, और सबसे ज्यादा जरूरी ये है कि
आप एक्सपर्ट डॉक्टर विशेषज्ञ से आप जरूर मिले, यही हमारी एक रिक्वेस्ट भी है दूरदर्शन के माध्यम से, आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से, क्योंकि हम बहुत सी दवाइयां हम पंसारी की दुकान से या मेडिकल स्टोर से जाके हम ले रहे हैं, लेकिन हमने सबसे जरूरी अपने डॉक्टर से कंसल्ट करना, वो हम सबसे जरूरी भूल गए। और आज मैं भी आपको बताना चाहूंगी, हमारे साथ एडिशनल प्रोफेसर डॉक्टर हरजीत सिंह जी हैं, जो कि हैं डिपार्टमेंट ऑफ जीआई एचपीबी लिवर ट्रांसप्लांटेशन। सर, एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, जैसे हमने शुरुआत ही की थी इस बारे में कि इसकी ज़रूरत आन पड़ी शुरुआत में, फिर नॉर्मल सर्जरी में लेप्रोस्कोपी आपने मेंशन किया, फिर रोबोटिक्स की तरफ हम आगे बढ़े। तो क्या ये ही एक सॉल्यूशन है या सर्जरीज नॉर्मल भी चलती रहेंगी और रोबोटिक भी? सो आई थिंक ये भी अच्छा क्वेश्चन है कि खाली रोबोट सबको रिप्लेस कर देगा क्या? हाँ। तो ऐसा नहीं है, हर बीमारी का इलाज रोबोट नहीं है। तो रोबोट ने हमारी बहुत सारी सर्जरीज को आसान कर दिया, उसको प्रिसाइज कर दिया, लेकिन ओपन सर्जरीज का अपना रोल है जहाँ पर उनको रिप्लेस नहीं किया जा सकता किसी भी टेक्नोलॉजी से आज की डेट में। मुझे नहीं पता आज से 50 साल बाद या 20 साल बाद क्या होगा, हो सकता हो जाए। आज की तारीख में कुछ इंडिकेशन है जिसमें ओपन भी रहेंगी, जिसमें लैप्रोस्कोपी भी रहेंगी, और एक ग्रुप ऑफ सर्जरीज है जिसमें रोबोट का से बेनिफिट है एज कंपेयर टू लैप्रोस्कोपी एंड ओपन सर्जरीज। क्योंकि हमेशा ह्यूमन ब्रेन, एक्सपर्ट ब्रेन तो बहुत जरूरी है। वो तो मशीन्स हैं जिसको आप इंस्ट्रक्शन दे सकते हैं। आई थिंक ये भी हमें बहुत क्लियर होना चाहिए रोबोट का मतलब क्या है। तो रोबोट का मतलब ये नहीं है कि हमने रोबोट को छोड़ दिया और उसने ऑपरेशन कर दिया। तो रोबोट एक मशीन है जिसका 100% कंट्रोल सर्जन के पास रहता है। सर्जन की मर्जी के बिना वो 1 mm भी मूव नहीं करती। तो जो भी सर्जरी करनी है वो सर्जन कर रहा है, रोबोट उसको असिस्ट कर रहा है। इसलिए हम सर्जरी को, रोबोटिक सर्जरी को रोबोटिक असिस्टेड सर्जरीज बोलते हैं। जी जी। रोबोट हमें असिस्ट करता है, ह्यूमन ब्रेन काम करता है, सर्जन बैठा होता है कंसोल पे, उसके रोबोट के एक पार्ट होते हैं जिसमें कंसोल होता है, जिसमें सर्जन बैठा होता है, और उसी को उसकी 100% इंस्ट्रक्शन के ऊपर रोबोट अपना 1 mm मूव भी लेगा तो वो सर्जन के इंस्ट्रक्शन के बिना नहीं लेगा। ओके। और इसकी जरूरत क्यों आन पड़ी, इस विषय पर भी हम आगे बात करेंगे, लेकिन उससे पहले हमारे साथ हमारे एक और कॉलर जुड़ चुके हैं भटिंडा से। चरणजीत सिंह जी अभी हमारे साथ है। नमस्कार सर, सत श्री अकाल। चरणजीत कौर है हमारे साथ, मैं मेंशन करना चाहूंगी भटिंडा से। जी मैम। सत श्री अकाल डॉक्टर साहब। सत श्री अकाल। हाँ जी, साडी ना बेटी आई 18 साल दी। जी। हेलो। हाँ जी, बोलो जी, पूछो बोलो। सवाल ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ। हाँ जी, ਤੇ ਉਹ ਨਾ ਪੇਟ ਜਿੱਦਾਂ ਦਰਦ ਹੋਣ ਨਾਲੇ ਤੇ ਖੂਨ ਆਉਂਦਾ ਜੀ। 5-6 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਬਿਮਾਰੀ ਨੂੰ, ਅਸੀਂ ਦਵਾਈ ਬਹੁਤ ਦਵਾਤੀ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਧਰੇ ਦਿਖਾਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ? हाँ जी। ਕਿਧਰੇ ਦਿਖਾਇਆ, ਕਿਸੇ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਦਿਖਾਇਆ? हाँ जी, हाँ जी, ਬਠਿੰਡੇ ਦੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾਇਆ, ਦੇਸੀ ਦਵਾਈ ਵੀ ਆਯੁਰਵੈਦਿਕ ਵੀ ਬਹੁਤ ਖਵਾਈ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਓਕੇ। ਦੇਖੋ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨਾ ਮਿਕਸ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਦੇਸੀ, ਆਯੁਰਵੈਦਿਕ ਔਰ ਐਲੋਪੈਥੀ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਦੇਸੀ ਦਵਾਈ ਖਵਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਆਯੁਰਵੈਦਿਕ ਵੀ ਖਵਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਐਲੋਪੈਥੀ ਵੀ ਖਵਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਦਾਂ ਨਾ ਕਰੋ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਵਧਣੀ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਜੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬਠਿੰਡੇ ਖਵਾਈ ਸਾਲ ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਆਰਾਮ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਜੀ ਜੀ ਜੀ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉਹ ਛੱਡਤੀ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇਥੋਂ ਆਯੁਰਵੈਦਿਕ ਖਵਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਹੁਣ। ਠੀਕ ਹੈ। ਦੇਖੋ, ਇਦਾਂ ਨਾ ਇਸ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਾਰਨ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਹਾਂਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਉਹ ਕਾਰਨ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਪਏਗਾ, ਉਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਕਿਉਂ ਹੋਈ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਦੀ ਜੜ ਤੇ ਜਾਣਾ ਪਏਗਾ। ਜੜ ਤੇ ਜਾਣ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਸਪੈਸ਼ਲਿਸਟ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਪਏਗਾ। ਹਾਂਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਜੋ ਵੀ ਅਗਰ ਕਿਧਰੇ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਰਾਮ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ, ਕਿਸੇ ਅੱਛੇ ਸਪੈਸ਼ਲਿਸਟ ਨੂੰ ਦਿਖਾਓ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਟ ਕਰਾਓ ਤੇ ਉਹਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਾਓ। ਹਾਂਜੀ। ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਚ ਕਿਸ ਟਾਈਮ ਮਿਲਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਮਿਲਦੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦਿਨ ਵੀ ਆ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਓਪੀਡੀਜ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ। ਠੀਕ ਹੈ, ਪੀਜੀਆਈ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਠੀਕ ਹੈ, 8 ਤੋਂ 11 ਕਾਰਡ ਬਾਜ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਇੱਕ ਤਾਂ। ਹੈਲੋ, ਤੁਸੀਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੀਜੀਆਈ ਆ ਕੇ ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਹੋ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ, ਤੇ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਬੇਟੀ ਨੇ ਰਿਗਾਰਡਿੰਗ ਦੱਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਆਓ। ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ ਜੋ ਵੀ ਟੈਸਟ ਦੱਸੇ ਜਾਣਗੇ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ फॉलो करो, है ना? जी जी जी। हाँ जी, हाँ जी। डॉक्टर जैसे थैंक यू सो मच। थैंक यू। मुझे ये भी हैरानी है कि दोनों सवाल जो हमें आए हैं, चाहे एक मदर ने पूछा है या एक खुद, वो बड़ी यंग एज है। एक भी 20+ की बात थी कि 18 साल की बच्ची है जिसको दिक्कत आ रही है पाचन तंत्र को लेकर। तो कितनी प्रॉब्लम बढ़ रही है और उसके पीछे क्या एक लाइफस्टाइल कारण है, क्या कारण है? अभी हमने भी रिसेंटली देखा एक बहुत मेजर शिफ्ट हुआ है एज का। पहले हम कहते थे कि कैंसर होना या ये सब प्रॉब्लम होना ओल्ड एज की बीमारी है। अब ऐसा नहीं है। अब एक
गुड नंबर ऑफ पेशेंट्स हमारे पास आते हैं जो कि यंग एज में ऐसी बीमारियों से ग्रसित हैं, उसमें कैंसर भी एक है। तो अब उसका कारण तो मल्टीपल कारण हैं। आई थिंक लाइफस्टाइल ही सबसे, आज जो सबसे बड़ा चेंज हुआ है वो तो लाइफस्टाइल ही हुआ है, हमारा खाना पीना हुआ है, हमारा पॉल्यूटेड फूड है, वो सब आई थिंक वो एक मेजर कारण है। बट हम कहीं हमने किसी चीज़ को पिन पॉइंट कर लिया कि इसकी वजह से ही ये सब कुछ हो रहा है, वैसा मुश्किल है। आई थिंक थोड़ा टाइम लगेगा, थोड़ा और रिसर्च करनी पड़ेगी, ग्राउंड लेवल पे जाके रिसर्च करनी पड़ेगी, देखना पड़ेगा कि ये सब जो कैंसर और ये सब कुछ बढ़ रहा है, यंग एज में बढ़ रहा है, उसका क्या कारण है। तो बहुत ज़रूरी है हमारे लिए, एक तो इन दोनों सवालों से हम ये भी सीख रहे हैं कि ज़रूरी है कि हम प्रॉपरली विशेषज्ञ से मिलें। और अगर इतनी लंबी हिस्ट्री चल रही है आपकी प्रॉब्लम को लेकर, इनफैक्ट इतना लंबा भी इंतज़ार आपको नहीं करना चाहिए। आप जल्द से जल्द अपने एक्सपर्ट डॉक्टर को मिलेंगे तो बहुत सी ऐसी प्रॉब्लम्स हैं जिसको हम स्टेज 1 पर या शुरुआत में ही ठीक कर सकते हैं। अगर आप भी सवाल पूछना चाहते हैं तो 0172269037 ये नंबर हम अपनी स्क्रीन पर भी शेयर कर रहे हैं और आपके साथ दूरदर्शन के माध्यम से शेयर भी किया गया है। अगर आपके भी सवाल हैं जो कि पाचन तंत्र से रिलेटेड है, और क्योंकि आज हमारे साथ एक्सपर्ट डॉक्टर हैं जो कि रोबोटिक्स और जो एडवांस हम सर्जरीज की या फिर फ्यूचरिस्टिक स्टडी अगर हम बात करें सर्जरीज की, तो उसके विषय में आज हम बात कर रहे हैं। तो सर आप जैसे एक्सप्लेन कर रहे थे कि बहुत ज़्यादा ज़रूरत इसकी आन पड़ी, और आपने कहा कि ये कंप्लीट रिप्लेस कर ही नहीं सकता ह्यूमन को, क्योंकि दिमाग डॉक्टर्स का है, एक्सपर्ट्स का है और वो सर्जरी कर रहे हैं। तो क्या सभी जगह पर उसका ये रिप्लेसमेंट हो जाएगा? क्योंकि हो सकता है कि कोई ये सवाल भी आए कि मेरी एक सर्जरी नॉर्मल मैंने डॉक्टर से कराई है और मेरे को क्या अब हर सर्जरी को रोबोटिक ही कराना चाहिए, उसका क्या आप कहना चाहेंगे? ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है कि अगर पहले सर्जरी रोबोटिक हुई है तो दूसरी सर्जरी भी रोबोटिक होगी, ऐसा तो नहीं है। तो मिक्स एंड मैच किया जा सकता है, बट डेफिनेटली ऐसा होता है कि अगर पहली सर्जरी ओपन हुई होती है तो सेकंड सर्जरी लैप्रोस्कोप से करना या रोबोट से करना थोड़ा डिफिकल्ट होता है। बट नाउ टेक्नोलॉजीज आर देयर, एक्सपर्ट्स हैं जो कि पहले होता था कि अगर ओपन हो गया तो लैब कर ही नहीं सकते, अब ऐसा नहीं है। तो टेक्नोलॉजी है, एक्सपर्ट है, डिस्पाइट हैविंग ओपन सर्जरी थोड़ी डिफिकल्टी बढ़ जाती है, लेकिन पॉसिबिलिटी है, वो किया जा सकता है। जैसे अभी हमारे लिए रोबोटिक भी बहुत नया है, लेकिन अगर हम फ्यूचरिस्टिक सर्जरी की बात करें तो कौन कौन से नए कंपोनेंट्स हैं जो कि उसमें ऐड ऑन हो रहे हैं? तो अगर हम हिस्ट्री में जाएं तो जीआई सर्जरी में रोबोट 2000 के आसपास शुरू हुआ था। तो उसके बाद से आई थिंक काफ़ी एडवांसमेंट हुई है। तो जो पहले रोबोट्स थे उसमें भी बहुत एडवांसमेंट हुई है। तो अभी उनके फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन आ गए हैं। तो रोबोट के अंदर भी रिफाइनमेंट हुई है, डिपेंडिंग अपन वो फीडबैक सर्जन से लेते हैं, सब जगह से लेते हैं, आउटकम से लेते हैं, तो देखते हैं कहाँ हमारी कमी है, तो उन्होंने उनको इम्प्रूव किया है जी। तो इम्प्रूव बहुत कुछ चीज़ें इंटीग्रेट हुई हैं उसमें। एक तो लाइक एआई इंटीग्रेशन हुई है, रोबोट के अंदर भी एआई की इंटीग्रेशन हुई है। तो बहुत सारी चीज़ें जो हम सिर्फ हमारे ब्रेन से हम सोचते ही थे कि हमने सपोज हमने लिवर को रिसेक्ट करना है, लिवर का सर्जरी करना है, लिवर का एक पार्ट निकालना है, डिजीज पार्ट निकालना है, तो उसके लिए हमें एनाटॉमिकल नॉलेज होती थी कि हमें इस हिस्से का, लिवर का हिस्सा निकालना है और ये हमने छोड़ना है। अब हमारी एआई और इंटीग्रेशन ऑफ मैनी टेक्नोलॉजी, एक आईसीजी टेक्नोलॉजी बोलते हैं रोबोट के अंदर, उससे हम प्रिसाइजली, मतलब वी आर नाउ, सपोज पहले हमारा उतना प्रिसीजन नहीं था, बट वो हमें कलर कॉम्बिनेशन करके दिखाता है कि दिस इज सेफ प्लेन, दिस इज अनसेफ प्लेन। सो ये इंटीग्रेशन, प्रिसाइजनेस, सेफ्टी तो डेफिनेटली विद टेक्नोलॉजी रोबोट्स के अंदर बढ़ रही है। दूसरी चीज़ क्या है कि इनिशियली जब ये टेक्नोलॉजी शुरू हुई थी तो बहुत कॉस्टली थी। तो अभी नए रोबोट्स आ रहे हैं, नई कंपनीज रोबोट्स लेके आ रही हैं, जिसमें से डेफिनेटली कॉस्ट भी अभी भी ज़्यादा है, बट ओवर अ टाइम डेफिनेटली ये कम होएगी। बिल्कुल। तो इसका मतलब ये है कि डॉक्टर्स को भी अब पूरी टेक्निकली, मैकेनिकली, एफिशिएंसी के साथ, एआई के साथ मिलकर ही काम करना बहुत ज़रूरी हो जाएगा। जैसे हमारे लिए अलग अलग फील्ड्स में है कि नाउ जो भी कुछ नया हो रहा है उसको एक्सेप्ट करें, फॉलो करें, अडॉप्ट करें और उसकी तरीके से काम करें, तो ऐसा मेडिकल साइंसेस में भी बहुत ज़रूरी है। आपको अपने आप को अपडेट तो करना ही पड़ेगा, नहीं तो पेशेंट भी सफ़र करेगा और आप भी सफ़र करेंगे। हमारा फ़ोन, हमारा लैपटॉप, हमारा सिस्टम भी अपग्रेड मांगता है, तो ऐसे ही हमें अपने आप को भी अपडेट भी और अपग्रेड भी करना पड़ेगा। डॉक्टर, जैसे आप बता रहे थे कि ये अलग भी है
ओपन सर्जरी और रोबोटिक सर्जरी की, लेकिन इसके अलग अलग बेनिफिट भी हैं। सो इसके बेनिफिट क्या क्या हम चाहते हैं कि आप इस कार्यक्रम के माध्यम से हमारे दर्शकों तक पहुंचाएं। सो रोबोट का सबसे बड़ा एडवांटेज दोनों के लिए है, पेशेंट के लिए भी और सर्जन्स के लिए भी। अच्छा, तो पेशेंट के लिए क्या बेनिफिट है? डेफिनेटली इस स्मॉल होल सर्जरीज, हमें बड़े चीरे नहीं लगेंगे, छोटे ही हम 8 mm का पोर्ट छोटा सा होल करके उसके अंदर से जाते हैं और तो इंसिजन नहीं है, बड़े चीरे नहीं है। दूसरा है जब वो सर्जरी करते हैं, जब हम ओपन सर्जरी करते हैं तो हम अपनी आंखों से देख रहे हैं, दैट्स आर मैक्सिमम मैग्निफिकेशन, लेकिन रोबोट हमें उसको 10 टाइम मैग्नीफाई करके दिखा रहा है। तो यू आर वही चीज को आप बहुत बड़ा देख रहे जूम हैं, कर सकते हैं, जूम कर सकते हो, डिटेल एनाटॉमिकल बेटर होती है रोबोट्स के अंदर। सो डेफिनेटली जब आप किसी चीज को इतने अच्छे से, इतने डिटेल से देख रहे हो तो आपका प्रिसीजन ऑफ डूइंग सर्जरीज डेफिनेटली अच्छा होता है और वो दैट कन्वर्ट्स इनटू द गुड आउटकम्स। सो लेस इंसिजन, मे बी लेस ब्लड लॉस, बेटर पेशेंट रिकवरी, लेस हॉस्पिटल्स, पेशेंट को कम देर हॉस्पिटल में रहना पड़ेगा। सो डेफिनेटली अगर हम कॉस्ट को माइनस कर दें रोबोट की तो इस लेस कॉस्टलियर फॉर द पेशेंट ओके। और सिस्टम और हेल्थ केयर सिस्टम। मैन पावर दूसरा है कि एक ओपन सर्जरीज में हमें असिस्टेंस बहुत चाहिए, रोबोट में असिस्टेंस बहुत कम चाहिए। एक सर्जन कंसोल पे बैठा हुआ है और एक सर्जन पेशेंट कार्ड के ऊपर रहता है, तो 2 सर्जन सफिशिएंट होते हैं सर्जरी करने के लिए। सो मैन पावर में भी हेल्प करता है। तो आपने बताया कि कितने इसके फायदे भी हैं, जैसे एक्यूरेसी से लेकर रिकवरी से लेकर ब्लड लॉस, चीरा, वो सब चीज़ें ऐसी हैं जो कि हमारे दर्शक इस कार्यक्रम के माध्यम से जान पा रहे हैं कि कितना ज़्यादा एफिशिएंसी के साथ जोड़ते हैं। आपने एक बीच में हल्का सा मेंशन किया था, इट कुड बी अ लिटिल एक्सपेंसिव हो सकती है ये, तो क्या बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होती है, अफोर्ड नहीं कर सकता हम इंसान? आज अफोर्ड तो आई थिंक अगर हम ओपन से कंपेयर करें या लैब से कंपेयर करें, एक्सपेंसिव तो ये डेफिनेटली है, बिकॉज जो कंपनी इसके इंस्ट्रूमेंट्स बनाती है उन इंस्ट्रूमेंट्स की कॉस्ट काफ़ी ज़्यादा है और अल्टीमेटली वो पेशेंट को भी बेयर करनी पड़ते हैं या हेल्थ केयर सिस्टम को बेयर करनी पड़ती है। तो आई थिंक अभी कंपटीशन आएगा बिटवीन द कंपनीज, तो कॉस्ट कम होगी ओवर अ टाइम। तो चुनौतियां भी आप इसके साथ पैरेलल देखते हैं, क्योंकि पीजीआई में तो बहुत सारी एडवांस चीज़ें हैं, अगर बाकी कंपैरिजन में हम देखें प्राइवेट या सो पीजीआई में डेफिनेटली ये अगर हम बाहर से कंपेयर करें तो पीजीआई में ये कॉस्ट इफेक्टिव अभी भी है, पेशेंट को उतना कॉस्ट नहीं पड़ता जितना प्राइवेट में पड़ता है, क्योंकि कुछ ना कुछ पीजीआई के सर्जरीज के अपने खर्चे बहुत कम हैं, तो मॉनेटरी वाइज स्टिल इज मच बेटर इन पीजीआई। अगर हम और इनफैक्ट बहुत सारी गवर्नमेंट पॉलिसीज भी हैं जिसके साथ आप इसके लेस एक्सपेंसिव मोड के साथ भी जोड़ सकते हैं। अभी हमारे साथ कुछ वीडियो बाइट्स भी आई हैं डॉक्टर, अब हम कुछ आपको वीडियो बाइट्स के साथ भी जोड़ना चाहेंगे। वो क्या सवाल लेकर आए हैं आपने? जी पूछिए। मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि क्या रोबोटिक सर्जरी सच में इसमें कम दर्द होता है, कम खून बहता है और कम निशान पड़ते हैं और छोटे कट लगते हैं? मेरा ये सवाल है कि आज के टाइम में जो इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहा है, जो भी जहाँ जिस मुकाम तक भी हम लोग पहुँच चुके हैं, तो क्या एक कॉमन मैन के लिए रोबोटिक सर्जरी करवाना उसके बजट में है या नहीं है? मैं रोबोटिक सर्जरी के बारे में पूछना चाहता हूँ। जैसे कि अगर आप हॉस्पिटल में इसका उपयोग लेते हैं तो ज़्यादा परेशानी नहीं आती उस चीज़ में, बहुत अच्छा है अगर इसका उपयोग करवाते हो, सर्जरी करवाते हो तो। हमें गर्व है कि आज इंसान इस मुकाम तक पहुँच गया है कि इंसानी जो स्वास्थ्य है उसमें अब मशीन्स का भी काफ़ी सहयोग है। जड़ी बूटियों से जो शुरुआत हुई थी आज रोबोटिक सर्जरी तक पहुंच गई है। ये सवालों के साथ साथ एक्सेप्टेंस भी दिखा रहा है, दर्शा रहा है। तो आई थिंक जो पहला सवाल था उनका कि कम पेन होता है, कम ब्लड लॉस होता है, तो डेफिनेटली जैसे मैंने पहले भी बताया तो मेंशन किया कि ये तो डेफिनेटली एडवांटेज तो है, तभी ये टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस हुई है। तो जो टेक्नोलॉजी में एडवांटेज नहीं होती वो वापस चली जाती है। सो ब्लड लॉस कम होता है, इंसिजन छोटे होते हैं और पेन कम होता है, अर्ली रिकवरी होती है। ये सारी एडवांटेजेस रोबोटिक सर्जरी के साथ होती हैं। दूसरा इन्होंने कॉस्ट पूछा, वो भी मैंने पहले मेंशन किया कि कॉस्ट डेफिनेटली अभी ज़्यादा है बट ओवर अ टाइम और कम हो जाएगी। मोर कंपटीशन बिटवीन द कंपनीज, तो कम हो जाएगी। और हमारे सिस्टम में मोस्ट ऑफ द पेशेंट सर्जरीज रोबोटिक अफोर्ड कर लेते हैं पीजीआई में, अगर उस सर्जरी की इंडिकेशन है तो। ओके
तो जब हमें फास्ट रिकवरी का पता चलता है और आपने जैसे बहुत सारे फायदे भी बताए, तो मैं ये भी जानना चाहती हूँ क्योंकि पोस्ट आपकी सर्जरी आपको डॉक्टर के पास जाना बहुत ज़रूरी होता है। हमेशा जितने भी हम डॉक्टर से यहाँ दूरदर्शन के माध्यम से मिलते हैं तो वो कहते हैं कि वो हमने मिस नहीं करना, तो उसके बारे में भी मैं जानना चाहती हूँ कि वो कितना ज़रूरी है इनफैक्ट इन रोबोटिक सर्जरी। सो आई थिंक एक बात बहुत क्लियर होनी चाहिए, रोबोटिक सर्जरी का मतलब है कि सर्जरी का एक्सटेंट चेंज नहीं होता। अंदर से जो हमने ऑर्गन निकालना है वो हम उतना ही निकालेंगे, अंदर जो जोड़ लगाना है वो भी उतना ही लगेगा। तो बस चीरा छोटा हुआ और प्रिसीजन के साथ में वो जो भी हमने अंदर जोड़ लगाए वो परफेक्टली लगे। तो जो अंदर चेंजेस हुए हैं बॉडी के अंदर वो ओपन में भी वही चेंज होते हैं, लैप्रोस्कोपी में भी वही चेंज होते हैं और रोबोट में भी चेंज होते हैं। तो उसका फॉलो अप तो करना ही पड़ेगा। तो फॉलो अप के बिना, फॉलो अप रोबोट का मतलब ये नहीं है कि अब हम रोबोट हो गया तो हम नहीं डॉक्टर के पास जाएंगे। तो जो बीमारी, अगर कैंसर की सर्जरी किया तो हमें देखना ही पड़ेगा दोबारा कैंसर तो नहीं आ रहा। अगर हमने कुछ रिकंस्ट्रक्शन की है बॉडी के अंदर तो हमें देखना ही पड़ेगा कि जो जोड़ लगे हैं वो ठीक से काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। तो प्रोसेस वो ही हमने फॉलो करना है, सर्जरी आपकी चाहे किसी भी तरीके से हो। अच्छा डॉक्टर, अभी सर्जरी की बात हो रही है तो मैं एक मेंशन करना चाहूँगी कि इस बारे में एक बात होती रही है कि एक बहुत यंग 30 की उम्र में कोई पेशेंट थे आपके पास आए और उनकी पेनक्रियास 50% तक डैमेज हो चुकी थी। उनके लिए तो ये मिराकल था, मिराकल के लिए समवेयर जिम्मेदार आप थे और उसके लिए शायद रोबोटिक सर्जरी भी थी, लेकिन हम जानना चाहते हैं क्योंकि होप को जगाता है दर्शकों में। सो आई थिंक कैसे हुआ ये हम बात कर रहे थे कि रोबोटिक सर्जरी की अगर हम इंडिकेशन देखें तो मुझे बहुत एग्जैक्टली पेशेंट नहीं याद आ रहा है, बट डेफिनेटली पेनक्रियाज पीजीआई के अंदर एक बहुत हाई वॉल्यूम सर्जरीज है जिसके अंदर बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। हमें भी हो सकता है जैसे आप कह रहे हैं 50% पेनक्रियाज खराब था, तो क्रॉनिक पेनक्रियाटाइटिस एक बीमारी होती है जिसके अंदर पेनक्रियाज खराब हो जाता है और उसकी रिकंस्ट्रक्शन के बहुत सारे तरीके होते हैं जो पीजीआई में रूटीनली ये सर्जरीज रेगुलरली की जाती हैं और अच्छे रिजल्ट्स के साथ की जाती हैं। सो पेनक्रियाज एक ऐसा ऑर्गन है जिसमें रोबोटिक इज़ अ वेरी गुड टूल, क्योंकि वो जिस जगह पर लोकेटेड है और उसके लिए जो हमने प्रिसाइजली उसकी सर्जरी करनी है, रोबोट की विजन, रोबोट की प्रिसीजन और रोबोट की फाइन मूवमेंट्स के साथ में वो सर्जरी का ईज बढ़ाता है, सर्जरी का प्रिसीजन बढ़ाता है और डेफिनेटली आउटकम को इंक्रीज करता है। सो ये सर्जरीज रेगुलरली होती हैं और विद गुड आउटकम होती हैं और रोबोट का डेफिनेटली आई थिंक पेनक्रियाज एक ऐसा ऑर्गन है जिसके अंदर रोबोट हैज अ एडेड एडवांटेज ओवर लैप्रोस्कोपी एंड ओपन सर्जरी। डॉक्टर, अभी हमारे साथ इन बातों के साथ साथ फरीदकोट से हमारे साथ हमारे एक लिसनर जुड़ गए हैं। कॉलर हमारे साथ अभी कनेक्टेड है फरीदकोट से। हाँ जी, नमस्कार जी, क्या नाम है आपका? जगविंदर सिंह भैन जी। जगविंदर सिंह जी, सत श्री अकाल। तुसी डॉक्टर साहब ਨੂੰ अपना सवाल दस सकते हो? जी मेरे एक तो खब्बे पासे ना अंतड़ी बुड़कदी रहंदी है धुनी दे नाल ही ना एलर्जियां बुड़कदी है कितने वेखा। जगविंदर सिंह जी, तुसी किधरे दिखाया है पहला, किधरे किसी जगह चेक कराया है? नहीं भाई मैं डॉक्टर चेक नहीं कराया हूँ, साल के पहले ना भी दवाई ने एलर्जी की थी, पता नहीं अंदर एलर्जी ने बुड़कदी है, मेरी बाह मुंह में मारदियां ही रहंदियां। अच्छा, पर कोई गल नहीं जगविंदर ना पिंडे सेक जे मारदा रहंदा हर मौके। तो जगविंदर सिंह जी ऐदा है, जे है प्रॉब्लम है, जे तुसी किधरे दिखाया नहीं है, एक बार दिखाओ किसी अच्छे पहले फरीदकोट दवाई खाधी जो मैं पहले ना मैंने एक साल पहले सारे पिंड आग लगन लग पैंदी लत्तां लैके बाह नूं आ मचन लग पैंदा ते मैं बहुत कोट ही विखाया मुक्तसर की दिन पता लगा मेडिकल वाले ने फिर मेरा रोग फड़िया। ठीक है, वो कहते कि चीज ने एलर्जी कीती है। जी जी जी। ਤੇ ਇਸ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਪੇਟ ਵਾਲੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹੋ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਧਰੇ ਦਿਖਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਅੱਛੇ ਡਾਕਟਰਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਿਲੋ, ਦਿਖਾਓ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਫਰੀਦਕੋਟ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਹੈ ਉੱਥੇ ਵੀ ਦਿਖਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਯੂ ਆਰ ਸੈਟੀਸਫਾਈਡ ਨਹੀਂ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪੀਜੀਆਈ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦਿਨ ਵੀ ਆ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਇੱਥੇ ਓਪੀਡੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਮੰਡੇ ਟੂ ਸੈਟਰਡੇ, ਹੈ ਨਾ, ਕਿਸੇ ਦਿਨ। ਹਾਂਜੀ, ਲੁਧਿਆਣੇ ਤੋਂ ਬੋਲਦੇ ਆਪਾਂ? ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਪੀਜੀਆਈ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹਾਂ। चंडीगढ़ तो हम चंडीगढ़ के दिन आ जाएंगे। जी जी चंडीगढ़ दिखा जाने आ। जी 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 बिल्कुल। बहुत बहुत धन्यवाद जी। और ये बहुत जरूरी है कि हम अवेयर हों। इस कार्यक्रम के माध्यम से हम यही कह रहे हैं कि आपका एज कोई भी हो सकता है, लेकिन अगर आप अपने शरीर को लेकर आप जागरूक हैं, अगर आप समझ रहे हैं कि आपके शरीर के किसी हिस्से में कोई प्रॉब्लम हो रही है तो उसको लेकर
आवाज़ ज़रूर उठाएं और ये आवाज़ पहुंचनी चाहिए एक्सपर्ट डॉक्टर तक। सर जैसे आज हम बात करें स्पेशली हमने पैनक्रियाज का जैसे आपने बताया कि और पाचन तंत्र से ही रिलेटेड है, डाइजेस्टिव सिस्टम की बात हम कर रहे हैं जिसमें पैनक्रियाज भी हिस्सा है। तो डाइजेस्टिव सिस्टम में स्पेसिफिकली रोबोटिक सर्जरी क्यों ज़्यादा एक्यूरेसी देती है और रिकवरी फास्ट है? तो ओपन सर्जरी में क्या मुश्किल होती है? हाँ। तो ओपन सर्जरीज में ये मुश्किल होती है, कुछ ऑर्गन्स होते हैं जैसे हम इसोफेगस की सर्जरी करते हैं जो कि हमारे थोरैक्स के अंदर है, जहाँ पर हमारे लंग्स हैं, जहाँ पर हमारे हार्ट्स हैं। अब और उसकी सर्जरी करने के लिए हमें बहुत बड़ा चीरा देना पड़ेगा छाती के अंदर, हमारी मसल्स को काटना पड़ेगा, हमें हमारी रिब्स हैं, पसलियाँ हैं, उनको सेपरेट करना पड़ेगा, फिर हम इसोफेगस पे पहुँचेंगे। तो वहाँ तक पहुँचने के लिए हमें इतना कुछ करना पड़ रहा है, उसके बीच में इतने ऑर्गन आ रहे हैं, फिर हम उसको अपनी नॉर्मल विजन से देख रहे हैं जो कि 1x है। सो ये प्रॉब्लम्स है, ये सारी प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट रोबोट और लेप्रोस्कोपी, डेफिनेटली ओपन के बाद लेप्रोस्कोपी आई जिसके अपने एडिड एडवांटेज थे, जिसमें हम छोटे छोटे होल के साथ में उसी ऑर्गन में बिना ज़्यादा डैमेज किए वहाँ तक पहुँच जाते हैं, और उसमें भी मैग्निफिकेशन होती है बट नॉट एज गुड एज जैसी रोबोट के अंदर होती है। तो अगर हम बहुत छोटे स्पेस में जाना है, वहाँ पर जाकर हमने प्रिसाइज सर्जरीज करनी है, तो रोबोट का एडवांटेज है। ओके सर, मैं साथ साथ चाहूँगी आप एक बार हमारे दर्शकों को ये भी बताएं कि लेप्रोस्कोपिक सर्जरी और रोबोटिक सर्जरी में क्या फ़र्क है, ताकि वो इस प्रोसेस को थोड़ा और अच्छे से समझ पाए। तो आई थिंक द मेजर डिफरेंस इज रोबोटिक सर्जरीज में जो हम चीरा देते हैं और लेप्रोस्कोपी में चीरा देते हैं वो लगभग बराबर होता है। अच्छा। तो बाहर चीरे में बहुत ज़्यादा फर्क नहीं होता, मे बी एक कुछ mm का फर्क होता है। लेप्रोस्कोपिक सर्जरी की एक लिमिटेशन है कि उसको हम सर्जन वहाँ खड़े होकर करता है और पेशेंट साइड पे खड़े होकर करता है, और एक लैप इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं जिसके साथ में करता है। तो रोबोट की जो आर्म होती है, जब हम रोबोट की जिस इंस्ट्रूमेंट से रोबोट की सर्जरीज होती है उसके ऊपर मूवमेंट की कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं होती। अच्छा। सो लाइक हमारी रिस्ट है, हम एक लेवल तक मूव कर सकते हैं, लैप इंस्ट्रूमेंट्स को हम एक लेवल तक ही मैनिपुलेट कर सकते हैं, लेकिन रोबोट में ऐसा नहीं होता। मैं अपने हाथ से अगर मुझे प्रिसाइजली कुछ करना है तो मेरा बेस्ट एक्शन ये वाला रहेगा, लेकिन रोबोट में क्या है, अगर मुझे बैक हैंड में भी जाके कुछ एक्शन करना है तो रोबोट वो एक्शन उतने प्रिसीजन से करेगा। सो रोबोट में मूवमेंट्स की कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, तो उस मूवमेंट की रेस्ट्रिक्शन के साथ में अगर उसने अपोजिट मूवमेंट में भी कुछ काम करना है, अपोजिट डायरेक्शन में भी काम करना है, वो उतनी ही प्रिसीजन के साथ में करेगा। सो डेफिनेटली द एक्यूरेसी एंड प्रिसीजन एंड विजन के कारण रोबोट हैज यही एडवांटेज है ओवर लेप्रोस्कोपी। लेप्रोस्कोपी में एक लेवल पे जाके आपकी मूवमेंट रेस्ट्रिक्ट होती हैं, आप टायर्ड होते हो, आपका उस स्पेस में पहुंचना मुश्किल होता है, बट आई थिंक रोबोट के साथ में वो सारी लिमिटेशन खत्म हो जाती हैं। ओके, तो वो समवेयर हमारे पास बेटर रिजल्ट भी इसीलिए मिलते हैं, जैसे आपने बताया कि मोर फ्लेक्सिबिलिटी है, कोई ऐसा अंग तक ऐसा हमारे लिए डिफिकल्टी है ही नहीं पहुंचना, तो ज्यादा एक्यूरेसी के साथ जोड़ते हैं। और अगर अभी मेडिकल साइंसेस की बात करें, फ्यूचरिस्टिक जब हम सर्जरीज के साथ जोड़ रहे हैं, सो बोथ द वे कोलैबोरेशन आपको लगता है कि कितना जरूरी है कि ओपन सर्जरी भी चल रही है, रोबोटिक भी है और एडवांस, क्योंकि जब हम आज की दुनिया में हर चीज में कोलैबोरेशन में बात करते हैं, सो कितना जरूरी है? सो आई थिंक ये बहुत जरूरी है। अगर सपोज आज कोई सर्जन ट्रेंड होता है, अगर उसको ओपन आती नहीं या वो ही इज नॉट ट्रेंड, वो लैब में ट्रेंड हो ही नहीं सकता, वो रोबोट में ट्रेंड हो ही नहीं सकता। सो वो तो बेसिक नीड है। तो सर्जिकल प्रिंसिपल स्टार्ट्स फ्रॉम द ओपन सर्जरी। अगर रोबोट एक जैसे वन एग्जांपल, सपोज रोबोट में प्रॉब्लम आ गई, हम रोबोट कंप्लीट नहीं कर पाए, तो उसका सॉल्यूशन क्या है? सॉल्यूशन इज ओपन, आपको करना पड़ेगा। हाँ बिल्कुल, सॉल्यूशन उसी को ओपन करना पड़ेगा, बिल्कुल, बिकॉज अल्टीमेट सेफ्टी इज ओपन सर्जरी। सो तो हम कहीं कोलैबोरेशन तो ये रहेगा ही रहेगा। सो यू हैव टू गेट ट्रेन्ड इन द ओपन सर्जरीज ग्रेजुअली। कुछ लोग कहते हैं कि ओपन के बाद में आप सीधा रोबोट में शिफ्ट कर सकते हैं। आई थिंक दैट्स पार्शियली ट्रू, और मे बी if you are a good open surgeon and good laparoscopic surgeon, definitely you can have a very good robotic surgeries outcome. तो ये कोलैबोरेशन कभी खत्म नहीं होगा, ये एक सर्जन को तीनों ही आनी चाहिए, तभी ठीक है, तभी पेशेंट के लिए ओके है और सर्जन के लिए ओके है। जी, तो दूरदर्शन माध्यम सिर्फ यहाँ आज के हेल्थ शो में सिर्फ पेशेंट अपने सवाल नहीं पूछ रहे, मुझे ऐसा लगता है कि आप एक आह्वान जो नए डॉक्टर्स बनना चाहते हैं या बन रहे हैं, उनको भी आप एक यहाँ से एक मैसेज दे सकते हैं, इसको लेकर बिल्कुल उनको एजुकेट कर सकते हैं। बिल्कुल। तो हमने कभी सुना है कि सर्जन हमारे पास से जाते हैं तो आपने क्या करना है, बोलते हैं हमने रोबोटिक सर्जरी में ट्रेनिंग लेनी है, बट रोबोटिक सर्जरी में ट्रेनिंग लेने का तभी फायदा है
जब आपकी ट्रेनिंग ओपन और एटलीस्ट ओपन में और लेप्रोस्कोपी में बहुत अच्छी है, तभी आपको रोबोट को टच करना चाहिए या शुरू करना चाहिए। तो जैसे सीढ़ी दर सीढ़ी हम चढ़कर किसी मंजिल तक पहुंचते हैं, तो वैसे ही यहाँ पर भी अगर आपको आगे बढ़ना है तो उसके लिए कुछ सीढ़ियाँ ऐसी हैं जिसको हमें फॉलो करना ही पड़ेगा। अच्छा सर, एक सवाल मेरा आपसे ये है कि जब ये सर्जरी होती है तो ये क्या बहुत क्विक होती है टाइमिंग वाइज भी, या फिर उसमें उतना ही वक्त लगता है? सो आई थिंक अगर हम यही वेरी करती है, वेरी कर सकती है सर्जरी टू सर्जरी, डिफिकल्टी टू डिफिकल्टी, बट मोर और लेस जो एक्सपीरियंस सर्जन्स होते हैं वो लैप्रोस्कोपी और रोबोटिक का टाइमिंग को मैच कर देते हैं ओवर अ टाइम। बट इन द बिगिनिंग रोबोट सर्जरीज का टाइमिंग थोड़ा सा ज़्यादा लगता है एज कम्पेयर टू ओपन सर्जरीज और लैब सर्जरीज। बट ओवर अ टाइम आई थिंक सर्जन्स जब वेल ट्रेंड हो जाते हैं दोनों सर्जरीज में तो इज इक्वल। अच्छा सर, आपके अगर मेन हमने जब मेंशन किया था, इंट्रोडक्शन किया था, तो लीवर ट्रांसप्लांट का हमने मेंशन किया था, तो उसके विषय में भी हम जानना चाहते हैं कि वहाँ रोबोटिक सर्जरी किस तरीके से क्रांतिकारी परिवर्तन लेकर आई है। सो आई थिंक लिवर ट्रांसप्लांट में अभी एक बहुत कॉम्प्लेक्स सर्जरी है लिवर ट्रांसप्लांट, तो रोबोट्स शुरू हुआ है बहुत सारे सेंटर्स में, जिसमें जो लाइव रिलेटेड लिवर ट्रांसप्लांट है, मींस जो कोई रिलेटिव अपने पेशेंट अपने दे रहा है, तो जिसका जो डोनर है जिसने लिवर देना है, सो जब लिवर निकालना है उसके लिए बहुत बड़ा इंसिजन लगता है। ओके। बिकॉज उसको डिजीज कुछ नहीं है, बिकॉज शी और ही इज डोनेटिंग लिवर टू नियर एंड डियर और रिलेटिव। सो आई थिंक वहाँ पर एक ग्रेजुअल इंडिकेशन बढ़ रही है, और आई थिंक ओवर अ टाइम हमें पता चलेगा वो कितना सेफ है। बट बहुत सारे सेंटर रोबोट से उस लिवर को निकाल रहे हैं, तो उस इंसिजन को छोटा कर रहे हैं, कम कर रहे हैं। तो आई थिंक इन फ्यूचर देयर विल बी अ रोल ऑफ रोबोटिक सर्जरी स्पेशली फॉर द डोनर्स, जहाँ पर हमने एक हेल्दी लिवर को निकाल के दूसरे में ट्रांसप्लांट करना है। तो वहाँ ओवर अ टाइम आई थिंक ये एक बड़ी इनोवेशन रहेगी, बट अभी बहुत रैम्पेड नहीं है इंडिया में और बाहर भी, बट ओवर अ टाइम आई थिंक दिस विल, द टेक्निक के साथ में ये और इम्प्रूवमेंट होगी इसमें। बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट आपने बताया, क्योंकि जिसकी सर्जरी हो रही है उसका तो चीरा कम है, लेकिन जो डोनर है उसका अभी तक बड़ा प्रोसेस रहा है। अगर वहाँ पर भी रोबोटिक एडवांसमेंट जुड़े तो समवेयर एक बहुत बड़ा एक आउटकम निकल के आएगा। मैं अपने दर्शकों को बताना चाहूँगी कि आज हम बात कर रहे हैं रोबोटिक और जो हमारी फ्यूचरिस्टिक सर्जरी है और जो न्यू मेथड्स हैं उसके थ्रू पाचन तंत्र यानी कि हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में अगर कोई भी प्रॉब्लम आती है, कोई भी इश्यूज हैं, तो वहाँ किस तरीके से सर्जरीज की जा सकती हैं। हमारे साथ डॉक्टर हरजीत सिंह जी हैं, जिनके बारे में फिर से मैं आपको बताना चाहूँगी कि एडिशनल प्रोफेसर हैं ये, और जीआई सर्जरी, एचपीबी और लिवर ट्रांसप्लांट के साथ जुड़े हुए हैं, और पीजीआई चंडीगढ़ से हमारे साथ हैं। सर, किसी भी तरीके की मिथ चैलेंजेस हमेशा एक बात को थोड़ा कमज़ोर कर देती हैं, तो इससे भी रिलेटेड, क्योंकि आपके पास तो बड़े सारे सवाल आते होंगे, जैसे आपने बताया कि एक इंसिडेंट मुझे याद नहीं है, ऐसे तो बहुत सारे इंसिडेंट हैं, तो कोई ऐसा मिथ जो आज आप, क्योंकि दूरदर्शन अपने माध्यम से बड़े सारे मिथ को तोड़ता है, बदलता है, तो क्या कहना चाहेंगे? सो आई थिंक पहला तो यही है कि आई थिंक अगर हम कहें सब कुछ रोबोट से हो सकता है तो ये करेक्ट नहीं है। तो हमारे पास बहुत सारे पेशेंट आते हैं, हमने सुना है या फ़ोन करते हैं कि ये सर्जरी करवानी है रोबोट से, तो उनको आई थिंक ये सर्जरी डिसाइड वो अपना पॉइंट रख सकते हैं, लेकिन आई थिंक सर्जन शुड डिसाइड कि ये रोबोट से होनी चाहिए या लैब से होनी चाहिए या ओपन से होनी चाहिए। तो सब सर्जरी के लिए रोबोट नहीं बना, ये बहुत क्लियर होना चाहिए। उसके दो कारण है, वन इज कि कुछ सर्जरीज में लाइक लेप्रोस्कोपिक, हम गॉल ब्लैडर की बात करते हैं, तो अभी बहुत सारे इंटरनेशनल रिपोर्ट्स आ गए हैं कि गॉल ब्लैडर निकालने में रोबोट्स इज नॉट एज सेफ एज लेप्रोस्कोपिक सर्जरी इज। सो मे बी डिफरेंस बहुत माइनर है दोनों कॉम्प्लिकेशन में, बट कॉम्प्लिकेशंस या जो एडवांटेज है वो रोबोट में नहीं है ओवर लेप्रोस्कोपी। लेप्रोस्कोपिक जब हम गॉल ब्लैडर सर्जरी करते हैं तो हमने अपने आप को ट्रेन कर लिया हुआ है उस व्यू में, उस सर्जरी में। तो अगर हम उसको एक सेफ सर्जरीज को जो 100% हमने सीख ली हुई है, उसको हम दोबारा से रोबोट में जाके दोबारा से सीखें, तो मतलब बहुत सारी सर्जरी हैं जिसमें रोबोट का कोई एडवांटेज नहीं है। तो ये हमें बहुत क्लियर होना चाहिए।
तो सब सर्जरी रोबोट से करवाने की जरूरत नहीं है, दैट्स वन थिंग। दूसरा मिथ यही है कि सब कुछ रोबोट कर देगा, सर्जन का कोई रोल नहीं है। तो वो क्लियर होना चाहिए कि आपको सर्जन या सेंटर या वो जरूर सिलेक्ट करना है, रोबोट सिलेक्ट नहीं करना है। नॉलेज, एजुकेशन, प्रोसेस सब वो आपको सिलेक्ट करना है। तो क्योंकि अल्टीमेटली आपका बात सर्जन से ही करनी है, कुछ प्रॉब्लम होती है या कुछ भी होता है तो वो द सर्जन इज रिस्पांसिबल फॉर दिस। और जो पुराने मेथड हैं, ओपन सर्जरी है, उसी के ही स्टेप से निकल के आप समवेयर लेप्रोस्कोपी एंड रोबोटिक सर्जरी तक पहुंचेंगे। जी जी। तो बहुत कुछ ऐसा है इस कार्यक्रम में, इस एपिसोड में, जो कि हमारे लिए सीखने योग्य भी है, समझने योग्य भी है, और उसको शेयर भी हम जरूर करें। इस कार्यक्रम को आप हमारे सैटेलाइट चैनल के साथ भी देखेंगे और देख भी रहे हैं, और हमारे यूट्यूब चैनल के साथ यानी कि डीडी चंडीगढ़ के साथ जुड़ेंगे, डीडी हरियाणा और डीडी पंजाबी हमारे सैटेलाइट चैनल के साथ भी आप इसे देख सकते हैं। और हमारा OTT प्लेटफॉर्म इसे भी जरूर डाउनलोड कीजिए। वेव्स के थ्रू भी आप ऐसे ही कार्यक्रमों के साथ जरूर जुड़ेंगे जो कि शिक्षाप्रद भी हैं और आपको एक अच्छी सेहत के साथ भी जोड़ रहे हैं। नमस्कार। आज के इस कार्यक्रम में अपना साथ देने के लिए मैं तहे दिल से आपका धन्यवाद कहती हूँ। धन्यवाद डॉक्टर। थैंक यू।